चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर चुका है। बिल के विपक्ष में 230 वोट पड़े और इस तरह से महिलाओं का आरक्षण अधर में लटक गया। सबसे पहले बिल पर चर्चा के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां आपको हम दिखा देते हैं, इन पर आप नजर डालिए। भाषा क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा? मैं चित्र बनाता हूं सर, मैं आर्टिस्ट हूं। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले। और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। मजा लीजिए सर, आप बिल पे बोले सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलना है आपको, मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या मैं एक माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का। तो बता था वाह, बहुत बढ़िया। नाटंकी बंद करिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं। सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है। जाओ बेटियों, तुम जी लो अपनी जिंदगी। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। हाँ 298 298, ना 230 230, 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। तो आज का समीकरण क्या रहा? देखिए, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। कुल मिलाकर बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की दरकार थी, जरूरत थी। 528 का 2/3 352 बैठता है और इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल 54 वोट से गिर गया। ये आपको दिखा रहे हैं जब संख्या बढ़ रहा था, जो वोटिंग प्रक्रिया थी जब आगे बढ़ रही थी। तो आज की सबसे बड़ी यही खबर रही। देखिए, 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सत्ता में आए हैं, हर एक बिल पारित हुआ है सदन से, लेकिन यह पहला अवसर है जब बिल पारित नहीं हो सका। देखिए, इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई है। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे हैं और खास बात यह कि इनमें 56 महिला सांसद शामिल थे। 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित
और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। और उसके थोड़ी देर में संसद में बिल गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के खिलाफ ये देखिए हंगामा किया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मकर द्वार पर। जोरदार नारेबाजी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से, खासकर इसमें महिला सांसदों को आप ज्यादातर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर, सदन के अंदर तो चर्चा हुई, वहां पर भी विरोध के स्वर बुलंद हुए, आमने सामने नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बाद बारी थी विरोध प्रदर्शन की। ये तस्वीर देखिए, बात यहां खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं, महिला सांसदों ने पोस्टर और बैनर भी ले लिया हाथ में और इन पोस्टर बैनर्स के साथ कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया गया, जमकर यहां नारेबाजी हुई। मैम क्या विरोध कर रही हैं? महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को छीना है। नहीं बर्दाश्त करेगी, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, विपक्षी को कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं का हक है। अब जरा समीकरण समझिए। मौजूदा सांसदों ने जो वोट डाला कुल 528 और जरूरी वोट कितने चाहिए थे, यानी कि इस बिल को पारित कराने के लिए समर्थन कितने चाहिए थे? 352, लेकिन पक्ष में 298 मत पड़े हैं और विपक्ष में 230 मत पड़े हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 54 वोट से इसके साथ गिर गया। मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार कोई बिल गिरा है और बिल पर वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने 1 घंटे की स्पीच भी दी है। कहा कि बिल पास नहीं होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। सरकार ने महिला बिल के लिए ही विशेष सत्र आयोजित की थी और महिला संशोधन बिल पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई है। 130 सांसदों ने अपनी बात रखी, जिनमें 56 महिला सांसद शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बात रखी है सदन के अंदर। वोटिंग में महिला बिल को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, मतलब 850 सीटों की परिसीमन प्रक्रिया अभी नहीं होगी। संसद में तुरंत 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। संसद में अभी जो सीट और प्रक्रिया है वही बनी रहेगी। यह सारा समीकरण है आज का। अब आपको सुनवाते हैं बिल गिरने के बाद नेता, यानी कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकली, क्या कुछ कह रहे हैं माननीय, उनको सुनते हैं। सुनवाइए। आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये हमने रोक दिया है और मैं भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम अपना काम कर रहे हैं, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा
और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। चलिए, माननीयों को सुन लिया आपने। हर एक पार्टी से जो भी नेता थे उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या स्टैंड रहा है, ये सब आपके सामने हम रख दिया हमने। लेकिन बिल को लेकर सत्ता पक्ष ने देखिए पूरी तैयारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने विपक्ष को समझाने की भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें, पक्ष में मतदान करें। जब वोटिंग से ठीक पहले संसद में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर। देखिए उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिल के विरोध में सरकार को घेरा। राहुल ने संबोधन के दौरान कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बखेड़ा हंगामा शुरू हो गया जोरदार। संसद में राजनाथ सिंह से लेकर किरेन रिजिजू तक ने राहुल गांधी का विरोध किया। प्राइम मिनिस्टर and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। कि मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है। महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए। 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। वहीं चर्चा के दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने शेरो शायरी भी लगे हाथों सदन में पढ़ दी। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। जहां समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने भी शेरो शायरी के जरिए अपनी बात रखी है, उनको भी सुनवाते हैं। बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए। नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कीजिए। जय भीम, जय समाजवाद। बात है तो उसे आज चर्चा के दौरान हल्के फुल्के पल भी नजर आए तनाव के बीच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कुछ ऐसी बात की जिसे सदन ठहाकों से गूंज उठा, उनको भी सुनवाते हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा। अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था, ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा। ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हाँ का बात बता दा वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का ये संस्कार है भाजपा का। 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूं। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष। तो रवि किशन अपने अंदाज में बात रखते नजर आए भोजपुरी में भी। और सरकार ने देखिए ऐसे भी 3 बिल पेश किए थे, एक बिल गिर गया तो बाकी के 2 बिल वापस ले लिए गए। दोनों बिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी
देखिए, इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सबका जवाब भी दिया है। जैसे बराबर भागीदारी पर दबाव और जवाब। सवाल यह हुआ कि यह दलितों, ओबीसी वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है, सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। अब इसका जवाब क्या दिया गया? जवाब यह कि नए सीट बंटवारे से ही एससी एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महिला बिल और परिसीमन का विरोध एससी एसटी का विरोध है। फिर विपक्ष ने सवाल किया कि सरकार ने समय पर जनगणना क्यों नहीं कराई, सरकार जातिगत जनगणना से क्यों बच रही है? तो जवाब सरकार की तरफ से यह दिया गया कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई। जब जनगणना होगी तो उसमें एक कॉलम जातिगत जनगणना का भी होगा। फिर विपक्ष ने सवाल दागा कि महिला आरक्षण में मुस्लिमों को अलग से आरक्षण मिलेगा। इसका जवाब दिया गया, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करता। अगला सवाल विपक्ष की तरफ से यह कि नए महिला संशोधन विधेयक में बहुत सारे भ्रम हैं। परिसीमन से कई राज्यों में सीटें घट सकती हैं, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। अब इसका जवाब सरकार की तरफ से यह रखा गया कि विपक्ष उत्तर दक्षिण में भेद कराना चाहता है, भ्रम फैला रहा है। हम सीट बढ़ाने के लिए कानून लाए, घटाने के लिए नहीं। दक्षिण के राज्यों को 133 सीटें हैं, बढ़कर 195 हो जाएंगी। अब अगला सवाल विपक्ष का, सांसद बढ़े तो शहरों में जाम और सदन में मेला लगेगा। जितने सांसद हैं उसी में आरक्षण क्यों लागू नहीं करते? लोकसभा की सीट 800 से ज्यादा करने की जल्दबाजी क्यों? तो इसके जवाब में सरकार ने अपना तर्क रखा। कुछ लोकसभा इतनी बड़ी कि सांसद जनता को मुंह तक नहीं दिखा पाते। 39 लाख आबादी को एक सांसद कैसे जिम्मेदारी संभाल पाएगा? बढ़ती आबादी के लिए ही संविधान में परिसीमन का प्रावधान है। इंदिरा गांधी ने भी परिसीमन लाकर 525 से 545 सीटें की थी और फिर 1976 में 2026 तक के लिए रोक इस पर लगा दी थी। फिर विपक्ष ने सवाल दागा, सच में महिलाओं की चिंता है तो तुरंत कानून लागू क्यों नहीं कर देते? राज्यों के चुनाव के बीच कानून में संशोधन क्यों लेकर आए? अब इसके पीछे सरकार का अपने फायदे का समीकरण है, लेकिन सरकार ने जवाब दिया, महिलाओं से किया वादा निभा रहे हैं, विपक्ष पीछे हट रहा है। अभी संशोधन नहीं लाते तो 2029 चुनाव तक भी लागू नहीं होता। 2029 चुनाव विरोध करने वालों से जनता हिसाब मांगेगी, कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। अब इस बीच अखिलेश यादव और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, दोनों को सुनिए। मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर, इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है, मैं यही कह रहा हूं। अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। बिल पर चर्चा के दौरान राहुल के एक बयान पर दिग्गज मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई। राहुल गांधी ने दादी की स्टोरी सुनाई और कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है। फिर क्या हुआ? सदन में हंगामा। ये देखिए। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, होने के नाते बिल्कुल नहीं बोलिए, मगर करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। बिल पर चर्चा के दौरान कंगना रनौत ने भी अपनी बात रखी है और विपक्ष को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। सुनवाते हैं कंगना रनौत। उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी
टूट गई है। जाओ बेटियों, तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री। लोकसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा के दौरान हालात उस वक्त गंभीर हो गए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन के बाद निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल दिया। सुनिए जरा। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए। कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आइए अब जरा देखते हैं कि संसद में किसने क्या कुछ कहा और किसके बयान को लेकर आपत्ति की गई। तो जो सियासी बवंडर मचा वो राहुल गांधी के एक बयान से, ये कानून महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, ये सिर्फ चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है, ये ओबीसी और दलितों के लिए क्रूरता वाला बिल है, सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। और एक शब्द उन्होंने यूज किया, उसको लेकर हंगामा हो गया। उनको स्पीकर ने भी रोका और फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स भी उठ खड़े हुए और आपत्ति दर्ज कराई। निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी का भाषण किसी जादू के शो की तरह था। राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन, झूठ की दुकान है। सोनिया गांधी ने खुद जाति जनगणना का विरोध किया था और अब विपक्ष में हैं तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। टीआर बालू, सांसद डीएमके, उन्होंने कहा कि जादूगर कोई असंसदीय शब्द नहीं है, पता है बिल गिरेगा, फिर क्यों लाया गया। कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा राहुल गांधी को सुनना सिर दर्द जैसा है, वो बचपन के सदमे से निकल नहीं पा रहे हैं। स्पीकर ने टोका तो बोले मजा आएगा। संसद को उन्होंने लगता है मजाक बना रखा है। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी को स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहिए। लगता है कि राहुल संसद में चुटकुले सुनाने आते हैं और अपने ही सांसदों के सामने हंसी का पात्र बन जाते हैं। डिंपल यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, महिला आरक्षण तो इनका सिर्फ एक मुखौटा है। परिसीमन से बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है क्योंकि 2029 में इनकी सरकार जा रही है। सरकार ने अब तक जनगणना क्यों नहीं कराई और अब अचानक जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए हमने यह सत्र बुलाया। अगर इस काम से चुनावी फायदा मिलने वाला है तो विपक्ष भी समर्थन देकर इसका फायदा उठा सकता है। कल्याण बनर्जी, सांसद टीएमसी, आपको आरक्षण चाहिए तो अभी लाइए, आप 50% आरक्षण ले आइए, इसके लिए परिसीमन की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए क्यों नौटंकी कर रहे हैं। जबकि लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष की मंशा पूरे देश को पता है, सामाजिक क्रांति लाने वाले बिल का ये समर्थन नहीं करते और महिलाओं के लिए न्याय जरूरी है पर ये उसके खिलाफ हैं। अखिलेश हमारे मित्र हैं, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, उनको झटका मारिए और बिल पर समर्थन दे दीजिए। तो संसद में महिला संशोधन बिल को पास कराने और रोकने के लिए खूब दांव-पेच चले गए हैं। अब आपको सुनवा देते हैं जरा सियासतदान इसको लेकर अपनी बात कैसे रख रहे हैं, उनको सुनिए सीधा। विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। सर, ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। It was such a headache to listen to him. He was going through his childhood traumas और दादी कहानियां सुनाती थी and it was a nuisance. अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। It was a nuisance and we are so sorry for
द स्टेट ऑफ थिंग्स हियर, बिकॉज सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और मजाक बना के उन्होंने संसद भवन का रखा। आज जिस तरीके से उनका भाषण रहा, सही बातें, जितनी बातें सभापति महोदय ने कही हैं, ये सब सही है। आप किस तरीके का उदाहरण पेश कर रहे हैं अपनी पार्टी के फर्स्ट टाइमर्स के सामने? क्या वो इस तरीके का भाषण देने के लिए आप उनको प्रेरित कर रहे हैं? ऊपर गैलरी में बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, सब बैठी, क्या लगेगा उनको? क्या समझेंगे कि नेता विपक्ष क्या बातें कर रहे हैं? रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर, उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। देखिए, विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाने का एनडीए का फैसला सामने आया है। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जहां महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद यह बैठक, जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध किया उनके क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर विरोध शुरू कर दिया जाएगा। और वो महिलाएं जो बोलते ना बार बार पंचायत में है, जिनके पास रिजर्वेशन है, ये वही महिलाएं ना, कब तक आप उनको पंचायत में रखिएगा? पंचायत से विधानसभा, विधानसभा से भारत की संसद में आने का आज उनको रास्ते की उम्मीद थी। आज आपने पुनः एक बार फिर उनके लिए ये रास्ता बंद कर दिया। मैं मानता हूं आने वाले दिनों में विपक्ष को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज वो जमाना अब नहीं रहा कि भैया महिलाओं को नहीं पता चल रहा, सब अपने अपने हाथ में मोबाइल फोन पे क्या डिबेट चल रही है, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, सब सुन रही है, और उसका जवाब बहुत जल्द इनको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए, चिराग पासवान को भी आप सुन रहे थे, लेकिन देखिए आपको बता दें, संसद में महिला संशोधन बिल को पास कराने और रोकने के लिए खूब दांव पेच चले गए हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी खूब रणनीति अपनाई है और संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में खास मीटिंग भी रखी गई, जिसमें टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल के नेता शामिल हुए हैं और बिल गिराने का प्लान तैयार किया गया है। वहीं आगे आपको बता दें, संसद में सत्ता पक्ष ने भी बिल पास कराने के लिए पूरा जोर लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग से पहले स्पीकर के साथ मुलाकात की, मीटिंग की। पीएम मोदी से संसदीय कार्य मंत्री भी मिले और अपने पक्ष में वोट हासिल करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया। और अब अगली तस्वीर, उस पर नजर डालें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी खूब एक्टिव नजर आई। कल संसद के अंदर मोर्चा संभाला था प्रियंका गांधी ने, और आज बिल गिराने के लिए मीटिंग करती और रणनीति तैयार करती दिखी। बिल रोकने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पीकर ओम बिरला से भी बातचीत की है। दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं, जो विधायक। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने किरण रिजिजू पहुंचे। पीएम के साथ संसदीय कार्य मंत्री की बैठक संसद भवन में हुई। मोदी के साथ रिजिजू की यह बैठक करीब आधे घंटे तक चली। वहीं रिजिजू ने महिला बिल पर संसद का रुख प्रधानमंत्री मोदी को बताया। गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। अमित शाह के साथ सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। लोकसभा में जवाब देने से पहले यह अहम बैठक हुई। वोटिंग से पहले संसद में प्रधानमंत्री के साथ एक और बैठक हुई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। संसद में बीजेपी के अहम नेताओं ने एक और बैठक की। संसद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक हुई। इसमें विनोद तावड़े शामिल थे, तरुण चुग थे, मांडविया जैसे नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अखिलेश यादव की भी बैठक हुई अलग से। संसद परिसर में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट बातचीत हुई। महिला आरक्षण पर वोटिंग को लेकर दोनों के बीच चर्चा की यह खबर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में अखिलेश को दोस्त भी कहा था। तभी से चर्चा होने लगी कि क्या बिल में अखिलेश का साथ मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक की। ओम बिरला के साथ मीटिंग में केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहे। राहुल गांधी के संसद में बयान से पहले यह बैठक हुई। क्या प्रियंका ने स्पीकर से विपक्ष को समय देने की मांग की? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के चैंबर में एक बैठक हुई अहम। लोकसभा की कार्रवाई से पहले सुबह 10 बजे यह बैठक हुई थी। वहीं इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर दलों के नेता इस बैठक में मौजूद थे। सदन में महिला बिल पर वोटिंग और घेराबंदी की रणनीति वहां पर तैयार हुई। लेकिन जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस, वो भी आपके बीच हम रख देते हैं। सुनिए जरा कौन से नेता
क्या कह रहे हैं, किसका क्या पक्ष। कि हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट रिजर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार बहुत ही गंभीरता के साथ हम इस बिल को लेकर बैठे थे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ। इसे पारित करने में क्या हर्ज था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें इसे कार्यान्वित करना था। ये आधी आबादी के साथ इनका खिलवाड़ है, इन्होंने इनका हाथ छोड़ दिया और मुझे लगता है कि जो आधी आबादी है इन्हें कभी कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, ये धमकियां मत देना। ये प्राइम मिनिस्टर जो एक धमकियां दे रहे हैं ना, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये होगा, नुकसान होगा। अगर हिम्मत है बीजेपी सरकार होगी तो चुनाव से पहले आप जो महिलाओं को जो योजनाएं देते हैं ना, 10,000 रुपया उनके खाते में भेजते हो, फिर महाराष्ट्र में लाडली बहन से 2-2 हज़ार देते हो, ये बंद करो। आपको कितने वोट मिलते हैं महिलाओं के पता चलेगा आरक्षण के बाद। पार्टी विरोध करता है तो राजनीति के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। सरकार इसका क्रेडिट लेने नहीं जा रहे। इसके बाद भी अगर कोई नेता पॉलिटिक्स करता है तो बहुत ही अफसोस और ये दुख की बात है सबके लिए। पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुन लिए, किस पार्टी का क्या स्टैंड रहा, क्या पक्ष रहा, किस नेता ने क्या कहा, सब सुनवा दिया हमने। अब राहुल गांधी विवादित बयान को लेकर संसद में निशाने पर आ गए। तो सदन से बाहर भी उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी पर क्यों होगी एफआईआर। तो संसद में विवादित बयान के बीच राहुल की मुश्किलें बढ़ी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने एफआईआर करने का आदेश जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर दोहरी नागरिकता का आरोप है। आरोप यह है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। राहुल गांधी पर यह आरोप कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया है। 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। याचिकाकर्ता ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। भारत में कानून किसी भी हाल में दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान नहीं करता। कोई भी भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकता। राहुल गांधी सांसद हैं, ऐसे में यह और गंभीर मामला बन जाता है। यह मामला इंडियन पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन भी हो सकता है। राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 318 का केस दर्ज हो सकता है। यह आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें 7 साल तक जेल और जमानत का प्रावधान है। 2 पासपोर्ट रखने पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी कार्रवाई संभव है। ऐसे में 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है कोर्ट। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील वो क्या कह रहे हैं और याचिकाकर्ता की क्या दलील है, दोनों को सुनते हैं। कंटेंट और मैटर देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या यूपी सरकार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तथा यूपी सरकार को यह सजेस्ट किया, निर्देशित किया कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई भी नेशनल एजेंसी से, बड़ी एजेंसी से जो स्टेट से बाहर की होगी, उसे जांच कराए और सीबीआई हो, उनका इशारा सीबीआई से, हम लोग सीबीआई की मांग, सेंट्रल एजेंसी कह लें, सेंट्रल एजेंसी जो विदेशों में भी जा सके, जाने आने में कठिनाई ना हो, प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम ना हो, उससे जांच कराए। उसका आज आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वकील साहब थे डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने भी प्रस्ताव किया है और भारत सरकार होम मिनिस्ट्री से जो वकील साहब थे एसबी पांडे डिप्टी सॉलिसिटर, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये मामला क्रेडिबल एविडेंसेस है और इसमें आदेश होना चाहिए। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया एफआईआर करने के लिए और इस केस को सीबीआई को सौंपना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए करके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने याचिका रखा था। उस प्रस्ताव को भी न्यायालय मानते हुए आदेश कर दिया है कि जांच सीबीआई से हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी जो सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनली रही वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना। तो जंग के बीच आज हॉर्मुज से दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर सामने आई। हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल चुका है। आपको बताएंगे इससे भारत और दुनिया का क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुनिया इसी हॉर्मुज को लेकर टेंशन में थी, तनाव में थी, और ईरान ने आज हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया इस बीच। तो ईरानी सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया गया औपचारिक। इसके बाद ईरान अमेरिका समझौते की उम्मीद भी बढ़ गई है इसके साथ। ये देखिए, सईद अब्बास अरागाची, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा भी खुद, और इसके बाद दुनिया के लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी सामने आई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही समय बाद ईरान सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया और धन्यवाद कहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर, वो आप देखिए, ट्रुथ पर। तो ट्रंप ने फैसले का स्वागत किया और इसी के साथ दुनिया ने भी इसका वेलकम किया है। कुछ और आपको हम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि उधर कल लेबनान और इजराइल में सीज फायर का ऐलान हुआ तो तेहरान में लोगों ने इसका जश्न मनाया। उसकी तस्वीरें आपके सामने। عزیزان توجه داشته باشید همکنون اجتماع مدیران کارکنان و ادارات و دستگاه तो ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न की अलग अलग तस्वीरें आई। एक उन्हीं में से एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, 40 दिन के इस जंग के बाद अब तेहरान की सड़कों पर रौनक लौट रही है धीरे धीरे। और वहीं सीरिया से अमेरिकी सेना के लौटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूएस एम्बेसी ने से अमेरिकी सैनिक लौटते हुए दिखे हुए हैं, ये कहते हैं। तो इस भीषण तनाव के बीच, इस जंग के बीच हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया। अब उसको लेकर डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं। हॉर्मुज को लेकर ईरान सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है। इजराइल लेबनान सीज फायर तक हॉर्मुज खुला रहेगा और दोनों देशों के बीच 10 दिनों का सीज फायर हुआ है। मतलब अगले 10 दिनों तक हॉर्मुज को खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने इसकी घोषणा की है और जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित ना हो। मतलब ईरान हॉर्मुज से गुजरने पर टोल की वसूली नहीं करेगा। तेल संकट को लेकर दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी रही। ईरानी विदेश मंत्री की घोषणा का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के ऐलान पर ईरान को धन्यवाद कहा। ट्रंप ने कहा, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया है। हॉर्मुज आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बीच ईरानी सेना के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुनवा देते हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा होने तक हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे। ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए और साथ में एक पूर्ण युद्ध विराम। हम किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसे हम विफल कर देंगे। ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। और इससे पहले आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस समेत 40 देशों ने बैठक बुलाई। पेरिस पहुंचे स्टारमर का इमैनुअल मैक्रों ने स्वागत किया। ये तक Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci.
लेकिन इस बड़ी बैठक से अमेरिका ने दूरी बनाई। अब सवाल उठता है क्यों? आइए पता करते हैं। देखिए, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर यह बड़ी बैठक आयोजित की गई। होर्मुज में जारी टकराव पर 40 देशों की वर्चुअल बैठक हुई। फ्रांस और ब्रिटेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। सीज फायर के बीच होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी है। होर्मुज से सीज फायर के बाद कोई भी जहाज नहीं निकला। कल 13 जहाजों को अमेरिका ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की चेतावनी के बाद सभी जहाज वापस लौट गए। होर्मुज में नाकेबंदी से तेल सप्लाई पर काफी असर पड़ रहा है। नाटो देशों ने होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का समर्थन नहीं किया है। साथ में वो अमेरिका से अलग रणनीति बना रहे हैं ताकि होर्मुज से तेल गैस के जहाजों की आवाजाही शुरू हो सके। इसके लिए 40 देशों को बैठक का न्योता दिया गया था, उनको आमंत्रित किया गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि होर्मुज खुलवाने पर सभी देशों का समर्थन उनको मिलेगा। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाली हर जहाज पर टोल लगाने का ऐलान कर दिया था इसी बीच, और इसके बाद अमेरिका ने होर्मुज की नाकेबंदी की आवाजाही रोक दी थी। और इस बैठक के लिए ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत को भी न्योता भेजा है। होर्मुज दुनिया के महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से एक है। यहां से हर दिन 20 से 21% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है होकर। जंग से पहले भारत का लगभग 60 से 70% तेल इसी रास्ते से आता था अपने स्वदेश, हमारे भारत में। लेकिन फ्रेडरिक मर्ज, जर्मन चांसलर और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, सुनिए। हम मार्गों की सुरक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए शत्रुता का अंत होना आवश्यक है। कम से कम एक अस्थायी युद्ध विराम बेहद आवश्यक है। और जैसा कि मूल कानून में कहा गया है, एक सामूहिक सुरक्षा ढांचा जनादेश की आवश्यकता है। हमें युद्ध विराम और सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के ढांचे के भीतर जर्मन सरकार द्वारा एक प्रासंगिक निर्णय की आवश्यकता है। हम इस पर साथ मिलकर चर्चा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो निर्णय पे भी पहुंचेंगे। अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चेष्टा कर रही थी। अब उल्टे अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रही है। अमेरिका की नेवी को यह टास्क दिया गया है कि अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेकर गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, समझिए कुवैत, इराक, अबू धाबी, ओमान, यूएई से आ रहा है, फिर तो अमेरिका की नेवी उसको जाने देगी। लेकिन अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेके ईरान से आ रहा है, खड़क आइलैंड से आ रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक चाइनीज शिप हो सकता है, क्योंकि चीन खड़क आइलैंड से जितना कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है उसका 90% चीन ही लेता है। तो क्या अमेरिका चीन के एक जहाज को रोक लेगा? वहीं ईरानियन यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, तो उनका दावा क्या कहता है, आइए पता करते हैं, देखते हैं। क्योंकि दूसरे राउंड की बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा हुआ। ट्रंप ने कहा ईरान यूरेनियम सौंपने की तैयारी कर रहा है। ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप देगा, यह दावा किया ट्रंप ने। ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान इसके लिए तैयार हो चुका है, राजी हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। दावा है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उसका भंडार। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 90% तक एनरिच होना चाहिए। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम होने का अनुमान है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम से 10 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। ईरान कुछ हफ्तों में 450 किलो यूरेनियम को उस लायक बना सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया। ईरान और अमेरिका शांति समझौते के काफी करीब हैं और ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देशों में डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज सहित हर जगह पर हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा सीज फायर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईरान आज उन चीजों के लिए तैयार हो गया जिसके लिए वो 2 महीने पहले तैयार नहीं था। इसी हफ्ते दोनों देशों में बातचीत के संकेत दिए। साथ ही समझौता ना होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी, सीधा धमकी। अगर समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई फिर शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में बातचीत होगी। अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पिछले कई सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पाकिस्तान में सुरक्षा वजहों से अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गए। अब ट्रंप ने इस्लामाबाद जाने के संकेत दिए हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हवाई बातें कर रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, जो कहा, उसको हम सीधा आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। ईरान ने इस बात को बहुत दृढ़ता से स्वीकार किया है। उन्होंने B-2 बमवर्षक विमानों द्वारा किए गए हमले के कारण जमीन के बहुत नीचे दबी परमाणु धूल हमें वापस देने पर सहमति जताई है। इसलिए ईरान के साथ हमारी कई बातों पर सहमति बनी है और मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
लेकिन देखिए, टेबल टॉक्स यानी डिप्लोमेसी और ताकत की नुमाइश भी साथ साथ चल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट की ताकत दिखाई है, वो भी आपके सामने हम रख दे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ताकत की नुमाइश है हिजबुल्लाह की तरफ से। और सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट की ताकत तो दिखा दी, हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागे, वो भी तस्वीर। قسما بدماء أطفالنا तो सीज फायर होने से पहले इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए, वो भी तस्वीर दुनिया ने देखी। देखिए, तो इस इजरायली हमले के बाद कई जगहों पर जोरदार धमाका सुना गया, धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई। भीषण अफरा तफरी का माहौल। सोचिए, ये रिहायशी इलाका है पूरा, आप आसपास देख रहे हैं, ये तमाम बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरिया, वो देखिए। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के 380 टारगेट हिट करने का दावा कर दिया। इस बीच एक बार फिर से आपको हम ये धमाके सुनाते हैं और दिखाते हैं ये हमले वाली तस्वीर, ये सैटेलाइट इमेज। लेकिन जवाब में हिजबुल्लाह ने भी सीज फायर से पहले इजराइल में कई जगहों पर अटैक कर दिया, वो तस्वीर। दस दिनों के सीज फायर आखिर किन शर्तों पर हुई है आपको बता देते हैं। देखिए, इजराइल लेबनान में ये शर्तों पर जो सीज फायर है, इजराइल लेबनान में 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। लेबनान और इजराइल के नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और इसके बाद 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन जंग के बीच नेतन्याहू ने भी अपनी शर्तें रखी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह नहीं हटेगी, सुरक्षा कारणों से वो 10 किलोमीटर के सुरक्षा घेरे में बने रहेंगे। इजराइल का लक्ष्य हिजबुल्लाह को निहत्था करना है, साथ ही अपनी ताकत के दम पर शांति समझौता करना। सीज फायर की शर्तों में इजराइल को आत्मरक्षा यानी डिफेंस का अधिकार होगा, लेकिन लेबनान के खिलाफ जमीन, हवा या समंदर से कार्रवाई नहीं होगी। लेबनान सरकार पर दबाव, हिजबुल्लाह को हमले करने से रोका जाए। हालांकि हिजबुल्लाह पर लेबनान सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया, इसे इजराइल की सैन्य मजबूरी बताया। हिजबुल्लाह का दावा, ईरान के दबाव में सीज फायर को तैयार हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को समझौते के लिए मजबूर किया। सीज फायर के बीच भी कुछ जगहों पर हमले की खबर सामने आई। सीज फायर शुरू होते ही लोग घरों को लौटने लगे, इससे कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब दोनों यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू वो क्या कह रहे हैं इस शांति वार्ता को लेकर, सीज फायर को लेकर, सुनवाते हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, शायद ये उससे पहले ही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इसे बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि ईरान समझौता करना चाहता है और हम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। हमें परमाणु हथियार नहीं रखने होंगे।
अगर हम ऐसा करते हैं तो यह एक बड़ा कारक होगा और वे आज वो करने को तैयार हैं जो वे 2 महीने पहले करने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि ये 48 साल बाद हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीबी नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। आज मेरी दोनों से बहुत अच्छी बातचीत हुई। वे युद्ध विराम करने वाले हैं और इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए 10वीं जीत हो सकती है। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। ये अवसर इसलिए मौजूद है क्योंकि गाजा युद्ध के बाद से हमने लेबनान में शांति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह संतुलन इस तरह बदल गया है कि पिछले महीने लेबनान से हमें सीधे शांति वार्ता आयोजित करने के लिए प्रस्ताव मिलने लगे हैं, जो 40 सालों से अधिक समय से नहीं हुआ था। मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सटीक रूप से कहें तो अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई ताकि वाशिंगटन में राजदूतों की बैठक में हमें जिस समझौते पर चर्चा शुरू की थी उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। और अब जश्न की तस्वीरें, क्योंकि सीज फायर के बाद लेबनान में जमकर जश्न मनाया गया। उन्हीं में से एक तस्वीर है। تحية المقاومة، تحية للشيخ نعيم وللشباب، شبابك اسود يا شيخ، تحية المقاومة. तो लेबनान सीज फायर के बाद घर लौटते लोग, उनकी भी तस्वीर, क्योंकि जंग के दौरान घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने गए ये जो लोग हैं वापस अपने घरों को लौटने लगे। ट्रैफिक जाम भी लग गया। देखिए जरा चलिए अब अगली बड़ी खबर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट। हम बात करने जा रहे हैं आईटी कंपनी में गंदे खेल की। देखिए, नासिक के टीसीएस कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि आईटी में भी ऐसा। इस मामले में अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी फरार चल रही है, निदा खान। कुछ महिलाओं ने यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश जैसे गंभीर आरोप लगाए, यानी कि पूरी तरह से ये षड्यंत्र, साजिश, प्लानिंग का मुद्दा। कुछ डिटेल्स, इन आरोपों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। देखिए, पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बजरंग दल ने कड़ा विरोध कर दिया। यह तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है जो आप देख रहे हैं अभी। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल, नारी के सम्मान में बजरंग दल मैदान। तो इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बहुत गंभीर मामला, आईटी में इस तरह धर्मांतरण का या सेक्स रैकेट का या फिर इतने गंदे खेल को लेकर सड़कों पर महिलाएं उतर पड़ी, विरोध प्रदर्शन हुए। ऐसी एक और तस्वीर नासिक की देखिए, क्योंकि जहां महिलाओं ने सड़क पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, आइए जरा समझते हैं। नासिक में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले से यह हड़कंप मचा। इस मामले में अब मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। महाराष्ट्र के डीजीपी समेत कई विभागों से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को करीब 78 संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड और ईमेल मिले हैं। कुछ वित्तीय लेन देन के संकेत भी सामने आए, जिसकी जांच चल रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी निदा खान अब भी फरार चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की है। 4 घंटे तक नासिक पुलिस उससे लगातार सवाल करती रही। सूत्रों के मुताबिक पति को उसके काम को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। काफी पूछताछ के बाद फिलहाल पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। निदा पर आरोप है कि वो पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज कर देती थी। उसने इन शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचने से रोक दिया। पॉश समिति के सदस्य होने के बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ पीड़िता का कहना है कि उसने कहा था कि ऐसी बातें कॉर्पोरेट में आम हैं। उसने शिकायत दबाने और आरोपियों को संरक्षण देने में भूमिका निभाई। जांच के दौरान यह भी पता चला कि एचआर हेड निदा खुद इस साजिश में शामिल थी, इसलिए पुलिस जांचकर्ताओं ने उसे मास्टरमाइंड या मुख्य साजिशकर्ता बताया है। निदा खान के वकील और सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है, दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर उसमें ही दिखाया गया है। और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है
वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने के यही है। उसने 326 दानिश को जो मेन एक्यूज है उसको सपोर्ट किया या पीड़ित जो है उसको फोर्स किया या फुसलाया, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। सिर्फ धार्मिक भावना दुखाना यही आरोप उसके अगेंस्ट में वो सीआर में लगे हुए और दूसरे सीआर में उसको आरोपी नहीं दिखाया गया है। लोग जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनके खिलाफ और भी दूसरे पीड़ितों ने बहुत सारे मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज किए हैं। उन मामलों की भी जांच होनी अभी तक बाकी है और ये मामला जो है अत्यंत गंभीर और अत्यंत संवेदनशील होने के कारण हम लोगों ने कोर्ट के सामने पुलिस कस्टडी की मांग की थी। तो आरोपी को 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी सुनवाई। अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है दुनिया के सामने कैसे सामने आया। देखिए, मामले का खुलासा तब हुआ जब फरवरी में एक महिला कर्मचारी थाने पहुंच गई। उसने तौसीफ पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद कई महिलाएं भी थाने पहुंची और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। नासिक सिटी पुलिस और एसआईटी ने इन शिकायतों के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया। 7 महिला पुलिसकर्मियों को बीपीओ यूनिट में अलग अलग भूमिकाओं में तैनात किया गया। कुछ ने हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर एंट्री ली ताकि वो हर फ्लोर प्रतिबंधित जगहों तक पहुंच बना सके। दफ्तर में काम करने वाले हर अधिकारी की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख सके। खासतौर पर अनौपचारिक बैठकों और निजी बातचीत की निगरानी की गई। हर दिन की जानकारी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सौंपी जाती थी, भेजी जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा था और इसी बीच एक आरोपी के मोबाइल फोन से अंडरकवर पुलिसकर्मी को एक अहम तस्वीर हाथ लग गई। इस तस्वीर ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और पहले से जुटाए गए सबूतों को मजबूत कर दिया। आरोपी के मोबाइल से मिली तस्वीर ने कथित पैटर्न और आरोपों की पुष्टि कर दी और इसके बाद मामला एक एफआईआर से बढ़कर कई एफआईआर तक जा पहुंचा और 7 गिरफ्तारियां की गईं। कंपनी ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया और सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे उत्पीड़न पर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मामले को गंभीर बताते हुए आंतरिक जांच के आदेश जारी किए। ये जांच टीसीएस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम के नेतृत्व में की जा रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस भी इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच बारीकी से कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको इस मामले में नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सियासतदान क्या कह रहे हैं, उनको सुनाते हैं। मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और जो भी दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं। इसी खबर के साथ, इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आपको बुलेटिन ये पसंद आया होगा। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार।